आज हम बात करेंगे बंगाल विभाजन की। जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे, बंगाल विभाजन जो था वो 16 अक्टूबर 1905 में लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ। इस समय जो भारत का वायसराय था वो था लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन को जो है दूसरा औरंगजेब भी कहा जाता है, क्योंकि ये इतना जालिम था और इतना शोषणकारी था, और इसकी जो नीतियाँ थी वो भारत के विरुद्ध थी। मतलब ये कभी नहीं चाहता था कि भारत जो है स्वतंत्र हो और भारत में लोग सुख और शांति से रह सकें। इसने हमेशा शोषणकारी नीतियों का इसने अपनाया और हमेशा भारतीयों का दमन किया। तो इसीलिए जो कर्जन था, और कर्जन ने एक बात और कही थी कांग्रेस के बारे में। इसने कहा था कि मैं कांग्रेस को मरते हुए देखना चाहता हूँ, यानी कि शांति से इसको ख़त्म होते हुए देखना चाहता हूँ। लॉर्ड कर्जन ने ये बात कही थी। और इसकी स्टेटमेंट एक बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है जो इसने कांग्रेस के बारे में कहा था। अभी हम बंगाल विभाजन पे आते हैं। कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है। भारत में रहते हुए मेरी एक सबसे बड़ी इच्छा यह है कि मैं इसे शांतिपूर्वक मरने में मदद करूं। ये स्टेटमेंट था कर्जन का कांग्रेस के बारे में। कर्जन कांग्रेस को गंदी चीज की संज्ञा दी इसने, और इसने देशद्रोही संगठन भी बताया। ये कभी भी भारत को नहीं चाहता था। ये था लॉर्ड कर्जन। इसीलिए लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन को करने का जो है मन बना लिया पूरी तरीके से। क्यों किया गया बंगाल विभाजन? इसको बंग भंग भी कहा जाता है। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन किया गया, और 16 अक्टूबर 1905 जब ये बंगाल विभाजन हुआ तो ये इसने क्यों किया, इसकी बात आज हम लोग करने जा रहे हैं। देखिए क्या हुआ। जैसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि स्वदेशी बहिष्कार या स्वदेशी आंदोलन जो है वो पहले शुरू हुआ या बंगाल विभाजन पहले हुआ, तो इसमें मतभेद नहीं है। इसमें बिल्कुल क्लियर कट बात है कि पहले स्वदेशी बहिष्कार शुरू हुआ था, उसके बाद बंगाल विभाजन शुरू हुआ। अभी हम आपको बताते हैं कैसे। देखिए, बंगाल को विभाजन करने का जो इसने तर्क दिया कर्जन ने, इसने ये बोला कि बंगाल बहुत बड़ा प्रांत है। जैसे कि उस समय बंगाल के अंदर बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल और असम, ये तमाम दुनिया भर के जो है इसमें बहुत बड़ा बंगाल था। और ये बंगाल जो प्रेसिडेंसी थी ये बहुत बड़ी प्रेसिडेंसी थी। तो अब हुआ क्या, देखिए इस समय जो है जो बांग्लादेश है वो पूर्वी बंगाल, पहले पूर्वी बंगाल था और आज की तारीख में वो बांग्लादेश है। तो ये इतनी बड़ी प्रेसिडेंसी, इसने कहा कि इतनी बड़ी प्रेसिडेंसी पर शासन करना बड़ा मुश्किल है, इसलिए इसे दो भागों में बांट देना चाहिए। ये इसने एक तर्क दिया था। इसके अलावा इसने क्या किया, इसके अंदर एक और बात थी कि हिंदू और मुस्लिम की जो एकता थी वो बंगाल के अंदर या पूरे भारतवर्ष के अंदर देखने 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 वाली बात थी। मतलब चरम सीमा पे थी। हिंदू और मुस्लिम भाईचारा को देखकर इसने कहा कि यदि ये लोग इस तरीके से भाईचारे और मिलजुल कर रहेंगे तो हिंदुस्तान जो होगा ये कोई षड्यंत्र रच सकते हैं अंग्रेजों के खिलाफ, और ये क्या कर सकते हैं, भारत को आज़ाद भी करवा सकते हैं। तो इसलिए जो है इसने क्या किया, इसने जो है हिंदू और मुसलमानों को किसी तरह से तोड़ने की नीति अपनाई। यानी कि इन दोनों के बीच में किसी तरह से फूट डाली जाए और इनकी एकता को भंग किया जाए, जिससे कि आगे जो हो शासन करना बड़ा आसान हो जाए। तो इस क्या हुआ। अब जो बंगाल जो था, यहाँ बुद्धिजीवी वर्ग बहुत ज़्यादा था, यानी क्रांतिकारी का गढ़ था ये। क्योंकि यहाँ पर क्या था, ये समृद्ध प्रदेश था। यहाँ पर जो है व्यापार की दृष्टि से ये बहुत ही समृद्ध था। बुद्धिजीवी लोग यहाँ बहुत ज़्यादा थे, और इसके अलावा क्रांतिकारी गतिविधियाँ भी यहाँ बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो ये, और यहाँ खनिजों की खानें और मतलब तमाम खानें यहाँ पर थी। कहने का मतलब, इसीलिए बंगाल का विभाजन करने की कर्जन ने सोची। सबसे बड़ी बात ये थी कि हिंदू और मुस्लिम एकता को भंग करना, ये इसका मेन था। भंग का मतलब हिंदू मुस्लिम की एकता को भंग करना। देखिए, बंगाल विभाजन की घोषणा जो की गई थी वो कब की गई, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। औपचारिक घोषणा जो की गई थी 1903 में पहली बार की गई। ठीक है, 1903 में सबसे पहले बंगाल विभाजन की औपचारिक घोषणा की गई। उसके बाद क्या हुआ, 19 जुलाई 1905, यानी 19 जुलाई 1905 जो है बंगाल विभाजन की एक रूपरेखा तैयार हो गई। जब बंगाल विभाजन की रूपरेखा तैयार हो गई तो 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन को घोषणा कर दी गई कि इसको जो है दो हिस्सों में बांट दिया जाएगा, पूर्वी बंगाल और
पश्चिमी बंगाल में। तो 20 जुलाई 1905 को घोषणा की गई और 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की रूपरेखा तैयार की गई और 16 अक्टूबर 1905 को क्या हुआ, सांप्रदायिक आधार पर कर्जन ने क्या किया, बंगाल को दो भागों में बांट दिया, पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल। ठीक है। और पश्चिम बंगाल की जो राजधानी थी वो कलकत्ता रख दी गई और पूर्वी बंगाल, और इसमें पूर्वी बंगाल में असम जो था वो भी आता था, इसकी जो राजधानी थी वो ढाका रख दी गई। ठीक है। अब देखिए, जब इसको पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में बांट दिया गया तो क्या हुआ, बंगाल के विभाजन से पूर्व जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वो था एंड्रू फ्रेजर। कौन था, एंड्रू फ्रेजर। तो बंगाल गवर्नर जनरल जो था एंड्रू फ्रेजर, उसको तो कलकत्ता, यानी कहने का मतलब जो पश्चिमी बंगाल था उसका एंड्रू फ्रेजर को ही रहने दिया गवर्नर जनरल, लेकिन जो नया यानी पूर्वी बंगाल बनाया गया उसका जो गवर्नर जनरल था वो सरफलर को बनाया गया। जनरल सरफलर जो था ये मुसलमानों को अपनी चहेती पत्नी कहा करता था, मतलब ये मुसलमानों को दिखावा करता था कि मैं मुसलमानों को बहुत चाहता हूँ और हिंदुओं से मैं घृणा करता हूँ, इस ताकि जो है मुसलमान इसके फेवर में रहे और जो ये कहे वो मुसलमान लोग करें। अब देखिए कर्जन की चाल देखिए, इसने क्या किया, बंगाल को दो हिस्सों में बांटा और लगभग उस समय बंगाल की जो जनसंख्या थी वो थी 8 करोड़। इसने सांप्रदायिक आधार पे बंगाल को दो भागों में बांटा। इसके लिए हमारे पास एकदम तथ्य ये है कि इसने क्या किया, जनसंख्या के आधार पे बांटा, यानी हिंदू और मुसलमानों की जनसंख्या को जो है उसने क्या किया कि जो पश्चिम बंगाल था उसके अंदर मुसलमानों की संख्या इसने क्या कर दी, कम कर दी और हिंदुओं की संख्या ज़्यादा कर दी। इसी तरह से इसने पूर्वी बंगाल के अंदर जो हिंदुओं की संख्या थी वो कम कर दी और मुसलमानों की संख्या ज़्यादा कर दी। कहने का मतलब मुसलमानों की संख्या जहाँ आज बांग्लादेश है वहाँ पर संख्या जो है मुसलमानों की इसने ज़्यादा कर दी, यानी कि 8 करोड़ में से जो पश्चिम बंगाल था उसके अंदर 4.10 करोड़ यानी कि हिंदू और 90 लाख जो थे वो मुस्लिम रख दिए इसने, यानी यहाँ पे मुस्लिमों की संख्या कम कर दी। 5 करोड़ टोटल लोगों में 90 लाख सिर्फ मुस्लिम और 4.10 करोड़ जो थे वो हिंदू रखे, और इधर जो 3 करोड़ थे जो इसने पश्चिम बंगाल में रखे उसमें 1.20 करोड़ हिंदू रखे और 1.80 करोड़ जो थे वो मुस्लिम रखे। तो देखिए यहाँ पर साफ पता लगता है कि इसने जनसंख्या को भी बांट दिया, यानी हिंदू मुसलमानों का बंटवारा कर दिया। इसी बेसिस पे और इसी आधार पे हम ये कह सकते हैं कर्जन ने बंगाल का विभाजन सांप्रदायिक आधार पे किया और इसका एकदम क्लियर कट मकसद था कि किसी तरीके से हिंदू और मुस्लिम की एकता को भंग कर दिया जाए। ठीक है। अब देखिए इसने घोषणा की थी 20 जुलाई 1905 को कि बंगाल को क्या कर दिया जाएगा, विभाजित कर दिया जाएगा, और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल को विभाजित कर दिया गया। इसीलिए पूर्वी बंगाल की जो राजधानी थी वो ढाका बना दी गई और पश्चिमी बंगाल की राजधानी कलकत्ता बना दी गई। और जो पश्चिम बंगाल जो थे उसका जो है जो गवर्नर जनरल एंड्रू फ्रेजर जो कि पूरे बंगाल के गवर्नर जनरल थे वो बना दिए गए, और सर फुलर को जो है जो पूर्वी बंगाल जो बनाया गया उसका गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब देखिए होता क्या है, 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की रूपरेखा जो थी जब ये तैयार हो गई, यानी 20 जुलाई को ये बोल दिया गया था, देखिए यहाँ पे 20 जुलाई को घोषणा कर दी गई थी कि बंगाल को विभाजित कर दिया जाएगा, और 16 अक्टूबर को 20 जुलाई 1905 को बंगाल को विभाजन की घोषणा की गई कि 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल को विभाजित कर दिया जाएगा। अब देखिए होता क्या है कि जब ये घोषणा कर दी गई तभी क्या हुआ, जब ये घोषणा की गई तो इस प्रस्ताव के विरोध में, यानी घोषणा करने के बाद क्या हुआ, 7 अगस्त 1905 में कलकत्ता में टाउन हॉल में स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन को शुरुआत कर दी गई। देखिए अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 7 अगस्त 1905 को, यानी जब घोषणा की गई, कब घोषणा की गई थी, 20 जुलाई 1905 को घोषणा की गई बंगाल विभाजन की कि इसको 16 अक्टूबर 1905 को विभाजित कर दिया जाएगा। तो उसी 20 जुलाई में अगले ही महीने अगस्त में क्या हुआ, 7 अगस्त 1905 में कलकत्ता के टाउन हॉल में क्या हुआ, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन की शुरुआत कर दी गई। और इस स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन को प्रकाशित करने वाली जो सबसे पहली पत्रिका थी उस समय वो संजीवनी नामक पत्रिका थी, जिसमें सबसे पहले प्रकाशन किया गया कि एक स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन भी भारत में शुरुआत कर दी गई है। किसके विरोध में, इस बंगाल विभाजन के विरोध में। अब इस स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन का क्या मतलब था, स्वदेशी अपनाओ और विदेशी भगाओ, यानी विदेशी सामान यानी जो अंग्रेजों के द्वारा आया गया सामान को नहीं अपनाना है और स्वदेशी सामान को अपनाना है, खुद बनाना है, यानी कि जो बाहर से आ रहा है उसको नहीं अपनाना है। तो इसमें हुआ क्या कि वस्त्र उद्योग, देखिए इसका बहुत बड़ा फायदा ये हुआ, जो सकारात्मक जो हम पहलू देखें कि
स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का सकारात्मक प्रभाव ये हुआ, और बंग भंग का सकारात्मक प्रभाव क्या हुआ कि वस्त्र उद्योग अपने लगाए गए, दिया सलाई उद्योग लगाए गए, चीनी मिल, राष्ट्रीय बैंक, भारतीय शिक्षा की स्थापना जो है भारत में होना शुरू हो गई। यानी कि यहाँ पर स्वदेशी जो उद्योग थे वो लगना शुरू हो गए, और इन स्वदेशी उद्योग लगने से लोगों के अंदर क्या आ गया, खुद करने की इच्छा, और खुद यानी कि अपने अपने पैरों पर या अपने खुद के साधन और खुद के उद्योग लगाने का जो उनके अंदर जज्बा देखने को मिला, ये काबिल तारीफ था उस समय। सर्वाधिक नुकसान जो था इस समय किसको हुआ, वस्त्र उद्योग को हुआ, क्योंकि वस्त्र उद्योग जो था, विदेशी जो वस्त्र थे उन सबकी होली जला दी गई, यानी कि जगह जगह होली जलाई गई, इसलिए सबसे ज़्यादा नुकसान वस्त्र उद्योग को हुआ। अब देखिए, ये जो विदेशी सामान था, यानी ब्रिटेन से आने वाला सामान जो था, उसका सबसे पहले बहिष्कार किसने किया? देखिए, ये जानने योग्य बात है कि सबसे पहले बहिष्कार इसका किसने किया। सबसे पहले बहिष्कार ये जिस भारतीय ने किया वो थे कृष्ण कुमार मिश्र जी। इन्होंने सबसे पहले कहा कि नहीं, विदेशी भगाओ और स्वदेशी अपनाओ, यानी कि ब्रिटेन के जितने भी सामान थे उनका बहिष्कार करने की बात सबसे पहले किसने की? कृष्ण कुमार मिश्र जी ने की। स्वदेशी, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, इसके और भी सकारात्मक पहलू हुए हैं कि सबसे पहले जो बंगाल केमिकल स्टोर की स्थापना जो की गई थी बंगाल के अंदर, कलकत्ता के अंदर, आचार्य पीसी रॉय द्वारा की गई। यानी स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन के दौरान ही ये हुआ कि यानी हमारे देश में सबसे पहले केमिकल स्टोर की स्थापना जो की गई वो आचार्य पीसी रॉय द्वारा की गई। और ये किसका परिणाम था? ये स्वदेशी आंदोलन का परिणाम था, स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन, यानी बंगाल विभाजन से पहले इसकी शुरुआत हो चुकी है। इसके बाद क्या हुआ, ये हिंदू और मुसलमान की एकता को कायम रखने के लिए, यानी देखा कि हिंदू और मुसलमानों को ये तोड़ने, एकता को तोड़ने का काम कर रहा है करजन, तो उसको जो है उसको हिंदू और मुसलमानों के बीच में समरसता, एकता, बंधुता बनी रहे, जिसके लिए क्या हुआ, फेडरेशन हॉल में क्या किया गया, आनंद मोहन बोस जी ने क्या किया, फेडरेशन हॉल की स्थापना की कलकत्ता में। यानी फेडरेशन हॉल की स्थापना की कहाँ पे? कलकत्ता में। किसने की? आनंद मोहन बोस जी ने की। किस लिए की? हिंदू मुस्लिम की एकता को बनाए रखने के लिए। कब की? 16 अक्टूबर 1905 को। देखिए 16 अक्टूबर 1905 के दिन ही बंगाल का विभाजन हो रहा है, 16 अक्टूबर 1905 के दिन ही फेडरेशन हॉल की स्थापना की जा रही है आनंद मोहन बोस जी के द्वारा। अब देखिए हुआ क्या, ये जो आंदोलन था स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन, इसमें बढ़ चढ़ के युवाओं ने भाग लिया, यानी जो छात्र थे और जो हमारे युवा वर्ग था और जो हमारे स्टूडेंट्स थे उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। इसको देखते हुए क्या हुआ, कार्लाइ सर्कुलर एक्ट लाया गया। कार्लाइ सर्कुलर एक्ट क्या था, जो 22 अक्टूबर 1905 को लाया गया। देखिए 16 अक्टूबर 1905 को क्या हुआ, बंगाल विभाजन हो गया, और 22 अक्टूबर 1905 को कार्लाइ सर्कुलर लाया गया। क्योंकि जो कार्लाइल सर्कुलर क्या था, कार्लाइल सर्कुलर ये था कि जो एक कार्लाइल था व्यक्ति, अंग्रेज था, वो शिक्षा का सचिव था। उसने क्या किया, सभी की जो भी उसने ये कहा कि जितने भी युवा वर्ग जो कि कॉलेज में, सरकारी कॉलेजेस में और सरकारी कॉलेज और स्कूल में पढ़ते हैं, यदि इन्होंने जो है इस आंदोलन में हिस्सा लिया तो उन सबकी स्कॉलरशिप बंद कर दी जाएगी। और ऐसा ही हुआ, उन्होंने स्कॉलरशिप बंद कर दी। लेकिन हमारे भारतीयों ने क्या किया, जो 14 अगस्त 1906 में, यानी 14 अगस्त 1906 में बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना कर दी, और इसके सबसे पहले जो प्रिंसिपल थे वो थे अरविंद घोष। ठीक है, तो इसी तरह से स्वदेशी आंदोलन शुरुआत हुआ 7 अगस्त से, और उसके बाद स्वदेशी आंदोलन का ही परिणाम ये हुआ कि 14 अगस्त 1906 को बंगाल नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई, कॉलेज की स्थापना हुई, और फर्स्ट प्रिंसिपल जो थे इसके अरविंद घोष थे। अब देखिए क्या हुआ, इसी दौरान में बहुत सारे प्रेरणा गीतों की रचना की गई बहुत सारे लोगों के द्वारा, लेकिन इसमें जो मुख्य गीत जो है अवनींद्रनाथ टैगोर जी का है। अवनींद्रनाथ टैगोर जो थे वो भाई थे रविंद्रनाथ टैगोर जी के। देखिए आप जानते हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, वो भी बहुत बड़े जो है कलाकार व्यक्ति थे, और इसीलिए अवनींद्रनाथ टैगोर जो थे रविंद्रनाथ टैगोर जी के भाई थे। इन्होंने 1906 के अंदर ही इंडियन सोसाइटी ओरिएंटल ऑफ आर्ट की स्थापना कर दी। यानी 1906 में इंडियन सोसाइटी ओरिएंटल ऑफ आर्ट की स्थापना की। इनका उद्देश्य क्या था? इनका उद्देश्य ये था कि भारत की संस्कृति सभ्यता जो है वो बची रहे, संरक्षित रहे, और उसका प्रचार प्रसार पूरे भारत में सब युवाओं वर्ग में और पूरे देश में हो सके, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। और इन्होंने जो है अपने इस ओरिएंटल जो आर्ट की स्थापना की, सोसाइटी ओरिएंटल ऑफ आर्ट्स की जो स्थापना की, इसके द्वारा जिन्होंने जो सबसे पहले बालक को, जो नंदलाल था, उसको सबसे पहले छात्रवृत्ति दी। तो नंदलाल को सबसे पहला पहला छात्र जो छात्रवृत्ति पाने वाला जो था इंडियन सोसाइटी ओरिएंटल ऑफ आर्ट से, वो था नंदलाल। अब देखिए क्या हुआ, ये जो आंदोलन हुआ स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन, इसका एक बहुत ही सकारात्मक पहलू निकल के आया कि भारत आत्मनिर्भर होना सीख गया। आत्मनिर्भर, अपना खुद का उद्योग, और खुद के लोगों ने अपने जज्बा, अपने जुनून और अपने जो है इस आंदोलन को जोर शोर से चलाया, और विदेशी आइटम को, जो विदेशी सामान था, उसका बहिष्कार किया। देखिए क्या होता है,
इस दौरान जो है, जो 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजित जिस दिन हो गया, उसी दिन 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजित दिन हो गया, उसी दिन देखिए क्या क्या काम हुआ उसी दिन। 16 अक्टूबर 1905 को क्या हुआ था, देखिए 16 अक्टूबर 1905 को ही कौन से फेडरेशन हॉल के अंदर आनंद मोहन बोरसे ने क्या किया था, हिंदू मुस्लिम की एकता को कायम करने के लिए फेडरेशन हॉल की स्थापना की थी। ठीक है, अब देखिए यही 16 अक्टूबर के दिन ही, जिस दिन विभाजन हुआ, उस दिन रविंद्रनाथ टैगोर जी ने एक गीत की रचना की, और वो था अमर सोनार बांग्ला, यानी जैसे कि सोने जैसा मेरा बंगाल, सोने जैसा मेरा बंगाल, यानी कि अमर सोनार बांग्ला। और ये आज की तारीख में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है ना, राष्ट्रीय गान है। इसी दिन को जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने राखी दिवस के रूप में मनाया। इन्होंने हिंदू ने मुसलमान के हाथ पे और मुसलमान ने हिंदू के हाथ पे राखी बांधी, और अपने भाईचारा का जो है उन्होंने अपने भाईचारे को दर्शाया। इसी दिन इन लोगों ने शोक दिवस के रूप में मनाया। शोक दिवस क्यों मनाया, क्योंकि इस दिन जो है हिंदू और मुस्लिम जो थे वो अलग अलग कर दिए गए थे, इसलिए इसको शोक दिवस के रूप में भी रविंद्रनाथ टैगोर ने मनाया। अब देखिए बंग भंग हुआ, इससे क्या हुआ, बहुत सारे जगह दंगे फसाद, बहुत सारी चीज़ें होने लगी, जिसके कारण क्या हुआ था, 1906 में अरुंडेल समिति का ने बंग भंग को जो बंगाल का विभाजन था यानी बंग भंग को रद्द करने की सिफारिश की। 1906 में अरुंडेल समिति ने क्या किया, जो बंगाल विभाजन को रद्द करने की सिफारिश की, लेकिन ये तब इसको नहीं रद्द किया जा सका। लेकिन 1911 में क्या हुआ, ये रद्द हो गया। लेकिन 1911 में रद्द करने के लिए सबसे बड़ी चीज़, जिस समय ब्रिटेन का जो प्रधान राजा था वो था कौन, जॉर्ज पंचम था, और उसी समय दिल्ली दरबार का आयोजन भी हुआ था। तो हुआ ये कि हॉर्डिन द्वितीय जो था, उसके शासनकाल में जो है बंग भंग को रद्द कर दिया गया। ये जो कहानी थी, ये थी हमारी बंग भंग की। इसके बाद क्या हुआ, लॉर्ड कर्जन जो था, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, इसके शासनकाल में क्या क्या काम हुआ। लॉर्ड कर्जन जो था भारत का वायसराय रहा 1899 से 1905 तक। 1899 से 1905 तक ये वायसराय रहा, और इसके दौरान इसने बहुत सारे आयोग और बहुत सारी चीज़ों का भारत में जो है लेकर आया। वायसराय था, ठीक है। अब देखिए ये वायसराय बना भारत में 1858 के अधिनियम से, क्योंकि देखिए भारत में पहले गवर्नर जनरल हुआ करते थे, बाद में ये वायसराय बन के भारत में आया। 1899 से 1900 में अकाल आयोग का गठन किया। जो अकाल आयोग क्या था, इसने अकाल आयोग इसलिए गठन किया था क्योंकि इसमें क्या था, किसानों को ऋण दिया जाने लगा था, जिससे कि किसान जो है इसके पक्ष में आ जाएं, इसलिए इसने जो है अकाल आयोग का गठन किया था कि अकाल पड़ने पे क्या हो, किसानों को ऋण दिया जा सके। उसके बाद क्या हो, 1899 में इसने करेंसी अधिनियम लाया, जिसके तहत क्या था, 1899 में करेंसी अधिनियम लाया, जिसके तहत क्या था, जो पौंड थी, जो वहाँ की करेंसी थी, उस करेंसी को भारतीय मुद्रा के रूप में मान लिया गया, मतलब भारत की कानूनी मुद्रा मान लिया गया, किसको, पौंड को। और उस समय एक पौंड की कीमत जो हुआ करती थी भारत के 15 रुपये के बराबर हुआ करती थी। इसी समय 1899 कलकत्ता कॉरपोरेशन अधिनियम भी लेके आया गया, जो कि रिपन ने स्थानीय स्वशासन जो रिपन जो था, रिपन के स्थानीय शासन को इसने हटा दिया। मतलब क्या करा था, रिपन ने स्थानीय स्वशासन लेके आया था, क्योंकि उसका मानना ये था कि जो स्थानीय लोग होते हैं वो अपनी समस्याओं को अच्छी तरह से जानते हैं, और वो अपनी समस्याओं का खुद ही समाधान कर सकते हैं अच्छी तरीके से, इसलिए रिपन जो था स्थानीय स्वशासन लेके आया। लेकिन 1899 में इस रिपन ने क्या किया, इसने कलकत्ता कॉरपोरेशन अधिनियम लेकर आया और स्थानीय स्वशासन को रिपन के हटा दिया। रिपन जो एक ऐसा वायसराय था जिसको भारतीय बहुत चाहते थे, और रिपन भारत को हमेशा से चाहता था। रिपन ने यह भी कहा था कि जिस दिन मैं जो है वायसराय बनूंगा, उस तो मैं क्या करूंगा, भारत को स्वतंत्र कराने में मैं जरूर करवाऊंगा, मेरी मतलब उसकी एक इच्छा थी, मैं भारत को स्वतंत्र करवा दूं अपने जीते जी। तो रिपन ने जो है इसके लिए बहुत प्रयास किया, और इसके बारे में आगे जानेंगे। 1900 में क्या हुआ, पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम, यानी 1900 में क्या हुआ, पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम आया। यानी इससे अधिनियम के आने से क्या हुआ, देखिए इसने ये कहा कर्जन ने कि कृषकों की भूमि सिर्फ कृषकों को ही बेची जाएगी, यानी कि ऐसे लोगों को नहीं दी जाएगी जिनके पास कोई भूमि नहीं है। मतलब भूमि किसको देगा, जिसके पास भूमि पहले से है, यानी जिसके पास भूमि नहीं है उसको नहीं भूमि बेच सकता कृषक। तो ये इसने कहा। सिंचाई आयोग का इसने गठन किया 1901 में, 1902 में पुलिस आयोग का गठन किया, और 1902 में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया। लेकिन इस 1902 में इसने विश्वविद्यालय आयोग क्यों बनाया, इसलिए बनाया ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हिंदुस्तान में पढ़ाया जा सके, और लेकिन किसको, बुद्धिजीवी लोगों को, जो गरीब, जो पिछड़े वर्ग, जो बेचारे लोग ऐसे हैं जो कि इंग्लिश पढ़ना नहीं जानते, वो पढ़ ही नहीं पाएंगे। क्योंकि इसने क्या किया, प्राइमरी लेवल की जो एजुकेशन थी, यानी जो प्रांतीय एजुकेशन थी, उसको तो इसने प्रांतीय भाषा में रखा, यानी हिंदी में रखा। लेकिन जो उच्च शिक्षा थी, उच्च शिक्षा को इसने इंग्लिश में रख दिया। अब देखिए, अब पहले आप हिंदी में पढ़ा रहे हैं और प्रांतीय भाषा में पढ़ा रहे हैं, फिर उसको उच्च शिक्षा में इंग्लिश में रख दिया, तो कैसे लोग समझ पाएंगे, कैसे लोग आगे बढ़ पाएंगे। तो इसलिए इसने ये क्या किया, इसने चाल खेल दी। इसलिए चाहता था कि यहाँ के भारतीय जो लोग हैं वो उच्च शिक्षा प्राप्त ना कर पाएँ। अब इसके विरुद्ध में क्या हुआ, 1902 के विश्वविद्यालय आयोग के विरुद्ध में इसने क्या किया,
किया, हमारे भारतीयों ने क्या किया, देखिए इन्होंने डॉन सोसाइटी, जो सतीश चंद्र मुखर्जी जी थे, उन्होंने डॉन सोसाइटी का गठन कर दिया 1902 में। इन्होंने शिक्षा का सर्वाधिक प्रचार प्रसार किया। किसने? डॉन सोसाइटी। डॉन सोसाइटी 1902 में किसके विरुद्ध आई थी? ये जो लॉर्ड कर्जन का विश्वविद्यालय आयोग जो लेके ये आया था, उसके विरोध में सतीश चंद्र मुखर्जी जी ने डॉन सोसाइटी की स्थापना की 1902 में, और इसके तहत इन्होंने शिक्षा का सर्वाधिक प्रचार प्रसार भी बहुत किया। 1903 में सीआईडी का जो है गठन हुआ, यानी कि क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट जो था उसका गठन किया इसने, और पुरातत्व विभाग का भी गठन इसी के शासनकाल में हुआ। और 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय कानून आया, और 1905 में पूसा कृषि अनुसंधान संस्थान। देखिए अनुसंधान संस्थान क्या है? कृषि, यानी कृषि के क्षेत्र में अनुसंधान होना, यानी कि कृषि के क्षेत्र में अनुसंधान कैसे? कृषि से जुड़े हुए बीज, कृषि से जुड़े हुए खाद, कृषि से जुड़े हुए नई नई जो है हम कह सकते हैं कि बीज हो गया, खाद हो गया, मिट्टी हो गई, है ना, ये तमाम चीज़ों की जो है जांच करना और उनका अनुसंधान करना और नए नए बीजों का आविष्कार करना, यही था पूसा कृषि अनुसंधान संस्थान, जो कि आपके कर्जन के शासनकाल में आया। 1905 में रेलवे बोर्ड का भी गठन हुआ। देखिए ये तमाम जो आप देख रहे हैं, सीआईडी है, रेलवे बोर्ड है, पूसा कृषि अनुसंधान संस्थान है, भारतीय विश्वविद्यालय कानून है, पुलिस आयोग, सिंचाई आयोग, सीआईडी, ये तम करेंसी अधिनियम, कलकत्ता करप्शन अधिनियम, और इसके अलावा अकाल आयोग, ये तमाम जो आयोग बने और जो तमाम अधिनियम आए, जो सब कर्जन के शासनकाल में आए। तो ये था लॉर्ड कर्जन, 1899 से 1905 के बीच में भारत में इसने वायसराय के रूप में कार्य किया। लेकिन जब तक ये रहा, इसने भारतीयों की नाक में दम कर दिया। लेकिन इसके बंगाल विभाजन तो किया, लेकिन इस बंगाल विभाजन से भारत में सकारात्मक जो है देखने को परिवर्तन मिलते हैं, क्योंकि इस दौरान भारत ने स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन चलाया, जिससे कि बहुत सारे उद्योग जगत में एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। तो ये था हमारा बंगाल विभाजन का क्या कारण था, बंगाल विभाजन कब हुआ, और बंगाल विभाजन के क्या परिणाम हुए, और लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में क्या क्या आयोग का गठन हुआ। दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर, और इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन, एनी डाउट रिगार्डिंग दिस लेक्चर, इफ यू हैव एनी question in your mind, you can ask me in the comment box and I will try my best to give you answer. ठीक है, so that's all about this lecture. Thank you very much for watching this video.